ओके। हेलो एवरीवन। हमेशा हम लोग देखते हैं कि जो रैंक होल्डर्स होते हैं उनके इंटरव्यू आते हैं, और रैंक होल्डर्स जो स्ट्रेटजी यूज करते हैं बच्चे खुद पे अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। अच्छी बात है, कुछ गलत नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग फेलियर भी देख चुके हैं और फिर उससे बाहर निकल के आए और उन्होंने अपना सक्सेस भी बताया, करेक्ट, मल्टीपल अटेम्प्ट्स के बाद पास हुए, उनकी स्ट्रैटेजी, उनकी लर्निंग मुझे लगता है कि ज्यादा यूजफुल और ज्यादा फ्रूटफुल रहेगी। क्योंकि रैंक होल्डर्स की पढ़ने का तरीका, उनकी स्पीड, उनकी कैपेबिलिटीज बहुत ज्यादा होती है। वो स्ट्रैटेजी अगर हम लगाने लाएंगे जाएंगे तो मुझे लगता है कि इतना अच्छी बात नहीं है। सो वी हैव विद अस धर्मजीत। धर्मजीत इज अ फिनोमिना, या टेरिफिक एग्जाम्पल है, इंस्पिरेशन है कि 12 अटेम्प्ट के बाद धर्मजीत ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, एंड आई फील वेरी हैप्पी एंड प्राउड दैट ही इज वन ऑफ आवर स्टूडेंट्स। तो उससे बहुत खुशी है। तो वेलकम धर्मजीत। ओके धर्मजीत, एकदम रिलैक्स होकर रहिए। हम लोग ऑडिट गुरु के स्टूडियो से बात कर रहे हैं, और हो सकता है इंटरनेट के थ्रू ये वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है। धर्मजीत दिल्ली में है, ही इज फ्रॉम दिल्ली। तो थोड़ा सा ऑडियो वीडियो को अगर प्रॉब्लम हो तो उसको बेयर कर ले। धर्मजीत, सबसे पहले मुझे आप आपके सीए जर्नी के बारे में बताओ। टेल अस मोर अबाउट द सीए जर्नी। 2005 में ग्रेजुएशन के बाद मुझे सीए के कोर्स के बारे में पता चला था। ओके। तो मैंने सीपीटी नहीं, प्रोफेशनल एजुकेशन कोर्स वन, पीई वन करके कोर्स होता था। तो करेक्ट। उसका मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया, और पहले 2 अटेम्प्ट में वो क्लियर नहीं हो पाया था। उसके बाद नवंबर 2006 में मैंने जो अटेम्प्ट दिया उसमें प्रोफेशनल एजुकेशन कोर्स वन मेरा क्लियर हो गया विद 60% मार्क्स। वेरी गुड। उससे मैं काफ़ी मोटिवेटेड हुआ, और उसके बाद पीसीसी करके कोर्स होता था, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी कोर्स, जिसे आज सीए इंटर कहते हैं। तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाया। उस दौरान कुछ रेगुलेशंस में भी चेंज था कि आर्टिकलशिप आपकी पीई वन क्लियर करते ही, या सीपीटी क्लियर करते, सीपीटी लॉन्च हो चुका था, क्लियर करते ही शुरू हो जाती थी। तो फिर मैंने फेब 2007 से मेरी आर्टिकलशिप शुरू हो गई थी, और 18 मंथ्स की आर्टिकलशिप के बाद हमें पीसीसी का फर्स्ट एग्जाम देना, मतलब फर्स्ट ग्रुप हम दे सकते थे, या दोनों ग्रुप देना चाहे तो वो भी दे सकते थे। वो मेरा पहला वर्क एक्सपीरियंस था। बहुत मुश्किल हो जाता था कि काम के साथ पढ़ाई मैनेज करना। पहली पहली बार तो लगभग पढ़ाई छूट से ही गई थी, और मतलब मुझे बड़ा मुश्किल लग रहा था कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। उस वक्त इतनी नेगेटिविटी हो गई थी कि जब मैंने ऑफिस से छुट्टियां ली पीसीसी एग्ज़ाम देने के लिए, तो मैं प्रिपरेशन कर ही नहीं पाया। पढ़ने की हैबिट एकदम ख़त्म हो गई थी। फिर मुझे एहसास हो गया शायद काम के साथ सीए नहीं हो पाएगी, और फिर मैंने प्रैक्टिकली उसको छोड़ दिया था, और मैं एक कोचिंग सेंटर के होम होम ट्यूशन के बिजनेस, 1-2 साल तक ऐसा चलता रहा। उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि मुझे अपनी सीए करनी चाहिए, और ओके। मैं वापस अपने प्रिंसिपल के पास गया, उनको कहा कि सर मैं सीए कंटिन्यू करना चाहता हूँ। और फिर उन्होंने मेरी मतलब जो छुट्टियां थी कुछ माफ करके, 3 महीने की माफ करके, बाकी मेरी आर्टिकलशिप एक्सटेंड हो गई थी। मेरी आर्टिकलशिप 2011 अगस्त कंप्लीट हुई थी, और उसी टाइम मैंने फिर प्रैक्टिकली पहली बार पीसीसी का फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, जो अनसक्सेसफुल रहा। दोनों ग्रुप क्लियर नहीं हुए। सेकंड टाइम दोबारा दिया तो फर्स्ट ग्रुप क्लियर हो गया। उसके बाद तीसरी बार दिया तो सेकंड ग्रुप भी क्लियर हो गया था। तो फिर मैं, फाइनली अच्छा, नवम मैं यहाँ पे यस आपको, सर। तो नहीं, ये सबके लिए जो है कि ये बहुत बड़ी बात है कि धर्मजीत P1 फेल हो चुके थे
और उसके बाद आज चार्ट अकाउंटेंट है। मैंने ऐसे बच्चे यस सर। देखे हैं कि सीपीटी में किसी को कम मार्क्स मिलते हैं तो बोलते हैं यार सीए छोड़ देता हूं, पता नहीं बनूंगा कि नहीं बनूंगा। तो वेरी वेरी यस बिग सर। कॉन्ग्रेचुलेशन कि 2 बार P1 में फेल होने के बाद वापस आप जी। आए। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंस्पिरेशन है। शायद धर्मजीत तुम समझ नहीं पाओगे, लेकिन बच्चों के लिए इतना बड़ा इंस्पिरेशन है कि भाई अगर 2 फेल होने के बाद में भी सीए बने हैं। दूसरी बात, आपने ये रियलाइज किया कि ऑफिस के साथ साथ नहीं हो पा रहा है। बच्चों को बार बार बोलता हूँ, पहले जी। दोनों ग्रुप क्लियर करो इंटर के अब, और बाद में आर्टिकलशिप ज्वाइन करो। और आपने यस आपका सर, यही होना जॉब चाहिए। छोड़ के, मतलब आप जो पढ़ाते थे वो छोड़ के आप आए, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग्स है। यस सर। ठीक है, और डायरेक्ट आपसे सीखने को मिल रही है। ठीक है, आगे बताइए फाइनल के बारे में। मई 2012 वाला मेरा ग्रुप था पीसीसी का, सेकंड ग्रुप जिसमें क्लियर हुआ था। रिजल्ट आया था अगस्त में। तो प्रैक्टिकली ये इम्पॉसिबल था कि नवंबर 2012 में मैं फाइनल का एग्ज़ाम दूं और वो उतनी अच्छी प्रिपरेशन हो जाए। लेकिन फिर भी ये जानने के लिए कि कैसा एग्ज़ाम है और कैसी तैयारी मुझे करनी पड़ेगी, लेवल ऑफ प्रिपरेशन क्या है, मैंने सिर्फ उस 1.5 2 से 2.5 महीने के स्पैन में प्रिपरेशन करी। और नवंबर 2012 में फर्स्ट ग्रुप को बेस बनाकर प्रिपरेशन करके बोथ ग्रुप्स का एग्ज़ाम दिया था। तो सेकंड ग्रुप में तो कुछ भी नहीं मार्क्स आए थे। फर्स्ट ग्रुप में 190 का स्कोर आया था, 200 से 10 चूक गया था मैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात। आज इतना समय भी लगा, लेकिन पहले अटेम्प्ट में 190 आ चुके थे। 190 वॉज देयर। यस सर। करेक्ट, ओके। बताइए, आगे बताइए। ये 190 आना एक अच्छा मोटिवेशन भी था कि मुझे बस अब 10 की ही जर्नी पूरी करनी है। लेकिन इसने शायद कुछ ओवर कॉन्फिडेंस भी मेरे अंदर ऐड कर दिया था कि बहुत आसान है, ज़्यादा एफर्ट की जरूरत नहीं, बस वो 10 मार्क्स का गैप ही मुझे ब्रिज करना है। तो जो अगला अटेम्प्ट था मई 2013, उसके लिए मैंने 2 महीने की छुट्टियां ली थी अपने ऑफिस से, जहाँ आर्टिकलशिप हुई थी वहीं मैं काम करने लग गया था। ओके। और मुझे लग रहा था कि उस बार मैं क्लियर कर लूंगा बोथ ग्रुप्स। ओके। और इसी वजह से मैंने उस टाइम पे जीएमसीएस भी ले ली थी ओके। रिजल्ट आने से पहले। लेकिन जब रिजल्ट आया तो मतलब एक भी ग्रुप नहीं हुआ था, ना किसी में एग्जाम्शन आई थी। एक ग्रुप में 191, एक ग्रुप में अगेन 190 के आसपास रह गए थे, और इस तरह से मैं फेल हो गया था। ओके। आपने ठीक है, आपने जॉब के साथ साथ कितने अटेम्प्ट दिए? जॉब के साथ साथ मैंने मई 2015 तक अटेम्प्ट्स दिए थे। ओके। मतलब ऐसा बोल सकते हैं 12 13, आपने फिर भी कितने 5 6 अटेम्प्ट होंगे आपके, कि ज्यादा? हाँ, ये क्या कहते हैं, 13 के 2 हो गए, 14, और मतलब 6 अटेम्प्ट्स हो गए टोटल। 6 अटेम्प्ट आपने जॉब के साथ दिए? ओके। यस सर। तो ये मैं सबसे बोलता हूँ कि अ, अगर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा तो जॉब करे। फाइनेंशियल पोजीशन सबकी अलग अलग होती है, जॉब करे। लेकिन अगर आप अवॉइड कर सकते हैं जॉब, तो प्लीज अवॉइड करें। मेरे ख्याल से धर्मजीत भी यही बोलना चाहेंगे, धर्मजीत भी यही बोल पाएंगे कि जॉब अगर अवॉइड कर सकते करे। यस सर, ऑब्वियसली मुझे मई 2015 वाले अटेम्प्ट पर ही एहसास हो गया था कि जॉब के साथ मैं सीए नहीं बन सकता। मुझे दोनों में से एक को चुनना ही पड़ेगा, वट एवर बी द लेवल ऑफ माई अर्निंग एट दैट टाइम इन द जॉब। वेरी ब्रेव। जब तक आप ड्रास्टिक स्टेप्स नहीं लेते, मेरे ख्याल से इंप्रूवमेंट मुश्किल होता है। ओके, आगे बताइए। यस सर। फिर नवंबर 2015 का एग्ज़ाम मैंने दिया, तो उसमें एसएफएम में एग्जामिशन आ गई थी। वेरी गुड। अभी एक वो ग्रुप था, पूरा बोथ ग्रुप पे ग्रुप थे? क्लियर हो, नहीं, वो दोनों ही ग्रुप दिए थे तब ओके भी। ओके, चल ठीक है, हाँ।
तो एग्जामिशन आ गई थी, लेकिन ऑडिट में रह गया था मैं। हम्म। उसके बाद कुछ लोगों से ये एक एडवाइस मिली कि अगर एक पेपर एग्जाम्प्ट हो चुका है, एक ग्रुप पर फोकस करो और दूसरा ग्रुप भी दे दो, तो इन टोटल मिलाकर दोनों ग्रुप हो जाएंगे। लेकिन अब मुझे लग रहा था कि नहीं, अब एक ग्रुप का एक पेपर निकल गया है, अगर मैं एक पर फोकस करूं तो अच्छा रहेगा। इसलिए मैंने दूसरे ग्रुप का रिस्क नहीं लिया। उसके बाद अगले 2 अटेम्प्ट तक मैंने, मतलब मई 2016 और नवंबर 2016, केवल सिंगल सिंगल ग्रुप फर्स्ट ग्रुप का के एग्जाम दिए थे। आपकी आवाज अभी थोड़ी सी अनक्लियर हुई है, देखिए कनेक्शन वगैरह बराबर है ना? हाँ, ठीक है। हेलो। अब बोलिए। हाँ, अब आ रही है बराबर। तो मई 2016 और नवंबर 2016 के 2 अटेम्प्ट्स जो थे, इनमें मैंने एक ही एक ग्रुप दिया था, ओके। क्योंकि मुझे ये भी था कि मेरी एग्जाम्शन खत्म हो जाएगी अगर, क्योंकि 3 अटेम्प्ट तक वैलिड होती है वो। और क्या कहते हैं, मैं ये रिस्क नहीं लेना चाहता कि दोबारा ग्रुप पढ़ना पड़े। मैं इतना पक भी चुका था पढ़ पढ़ के। ओके, तो लेकिन नवंबर 2000, यस सर, हाँ, बोलिए बोलिए। नवंबर 2016 के अटेम्प्ट में मेरी जो एग्जाम्शन थी वो खत्म हो गई थी। और उसी से पहले कुछ लोगों ने मुझे बताया था कि जो सीए क्लब इंडिया है, वहाँ पर कुछ फाइल्स मिल जाती है, नोट्स वगैरह मिल जाते हैं। तो उसी दौरान उस वेबसाइट को एक्सेस करते हुए मुझे आपका ऑडिट गुरु का वो एक एडवर्टीजमेंट दिखाई दिया, जिसमें गालिब ऑडिटोरियम में आपका सेमिनार था सिंगल डे का, ऑडिट पर, ऑडिट की प्रिपरेशन कैसे करें आपकी आवाज फिर से सी अनक्लियर फाइनल हुई की। है। तो हेलो। हाँ, अब आ रही है। और ठीक ठीक। हाँ, अब बोलिए बोलिए। एक सेकंड। हाँ, अब आ रही है। तो मैंने जो एड देखी आपकी ऑडिट गुरु की, गालिब ऑडिटोरियम में जो सेमिनार होना था सीए फाइनल की ऑडिट की प्रिपरेशन के लिए, उसके लिए मैंने रजिस्ट्रेशन कराया, वो अटेंड किया। तो वहाँ पर जो आपने बहुत सारे टैक्स और शॉर्टकट्स बताए थे, उससे मुझे ये समझ में आया कि मेरी अंडरस्टैंडिंग में कुछ प्रॉब्लम्स हैं और मुझे इस पर और वर्कआउट करने की ज़रूरत है। क्योंकि वो अक्टूबर में हुआ था और नवंबर में एग्ज़ाम ही थे, तो इसलिए उस वक्त तो मैं कोचिंग ले नहीं सकता था। उस वक्त तो कुछ समझ आ ही नहीं रहा था, करूं क्या, क्या करूं क्या ना करूं। तो बस फिर जैसी प्रिपरेशन थी वो, प्लस जो आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे वो भी करके एग्जाम दिया मैंने। अब उस टाइम हुआ ये कि ऑडिट में तो आ गए थे 40+, 42 43 समवेयर इतने आए थे। लेकिन उस टाइम पे फिर एसएफएम के पेपर में कुछ गड़बड़ हो गई थी और फिर वो रह गया था मेरा, मतलब क्लियर नहीं हुआ था। ओके ओके। अब मैं इतना डेस्परेट हो चुका था इस एग्जाम से कि मैंने मई 2017 का जो अटेम्प्ट था उसको स्किप कर दिया। ना मैंने फॉर्म भरा एग्जाम का, ना प्रिपरेशन करी। मैंने सीधे नवंबर 2017 को फोकस करके कि मुझे टाइम मिलेगा इसमें और मैं तैयारी करता रहूंगा। ओके। तो लगभग 8-10 महीने का टाइम मिला। मैंने अपनी जितना पूरा दम लगा सकता था, अपनी सेल्फ स्टडी की स्ट्रेटेजी लगा सकता था, सब लगा ली और नवंबर 2017 का एग्जाम दिया। उसमें सारे पेपर क्लियर थे, लेकिन एग्रीगेट नहीं बने। ओके। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट लर्निंग ये समझ में आई थी कि इंडिविजुअल ही नहीं, कुछ एग्रीगेट के लिए भी काम करना पड़ेगा। ओके ओके। एक और चीज थोड़ी सी फॉर्चुनेट थी, वो ये थी कि नवंबर 2017 का जो थोड़ा ऑडिट का धीरे पेपर था बोलिए। बड़ा इजी था। धीरे बोलिए, हाँ। जो नवंबर 2017 का पेपर था वो काफी इजी, इस वजह से उसमें 40+ आ गए थे, 42 ओके 43 एग्जाम मार्क्स आ गए थे मेरे। ओके। लेकिन क्योंकि एग्रीगेट नहीं बना था, इसलिए मैं फिर रह गया, फेल हो गया।
अब उसके बाद नवंबर 2017 के एग्जाम के बाद आपका एक वीडियो आया था ऑडिट, जो फेल स्टूडेंट हुए थे उनको मोटिवेट करने के लिए, गाइड करने के लिए आपने एक वीडियो बनाया था। मैंने उसको पहले, मतलब मैंने उसको बड़े ध्यान से देखा, एक बार देखने के बाद दोबारा देखा। मैं यहाँ पे, तो मुझे, हाँ, यस सर। जरूर सबको बोलना चाहूंगा कि मैं वो डिस्क्रिप्शन पे लिंक देने वाला हूँ, जरूर सब लोग वीडियो देखें। हाँ प्लीज आप कंटिन्यू करिए। हाँ, तो उस वीडियो को देखने के बाद मैंने बहुत, मतलब मुझे एक ये सेल्फ रियलाइजेशन हुआ, मुझे एक कह सकते हैं आत्म अनुभव हुआ कि मैं थोड़ा सा अड़ियल और जिद्दी हूँ। ये जो प्रिपरेशन का तरीका मैंने अपनाया है, इसमें जो कमियां हैं मैं उनको एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। और एक शायद ईगो प्रॉब्लम या जो भी है, मुझे लग रहा है कि नहीं, मैं मेरी सेल्फ स्टडी का जो मेरा पैटर्न है वही ठीक है, वही पैटर्न ही बेस्ट है, मुझे उसी के हिसाब से तैयारी करनी चाहिए, मैं उसी से एग्जाम पास कर लूंगा। मुझे एक इस तरह का महसूस हो कि शायद मैं एक इस तरह की गलत फहमी में हूँ, और इट्स नॉट वर्किंग मोर। ओके। लेकिन फिर भी वट एवर बी द रीजन, मैंने बदलाव तो करे। मैंने 10 घंटे 8 घंटे की जगह 6-7 घंटे की जगह 8-10 और बढ़ाते बढ़ाते 12 घंटे पढ़ना शुरू करा। और उसके अलावा प्रैक्टिस मैनुअल की प्रैक्टिस, रिवीजन, इन सब पर ज्यादा काफी ध्यान दिया। अब जो मई 2018 का अटेम्प्ट था, इसमें मेरा स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पेपर एग्जाम्ड हो गया। उसमें मेरे 78 मार्क्स आए थे। मैंने यहाँ पर स्ट्रेटेजी जो अपनाई थी वो ये अपनाई थी कि एक ग्रुप के कोई से दो पेपर, उनको इतना स्ट्रांगली मैं तैयार कर लूं कि उन दोनों में ही एग्जाम्शन आ जाए, और लेटर ऑन अगले अटेम्प्ट पर मैं बाकी दोनों को क्लियर कर लूं, या अगर इनमें भी 40-40 आ जाए तो मेरा एक ग्रुप निकल जाए। लेकिन थोड़ा सा स्ट्रेटेजी फेल हो गई, केवल एसएफएम ही एग्जाम्प्ट हुआ। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में 57 आए तो एग्जाम्प्ट नहीं हो पाया। और सबसे ज्यादा शॉक मुझे दिया था ऑडिट, केवल 25 मार्क्स आए थे। हमेशा 30+ आते थे, वो पता नहीं कैसे 25 आए थे। फाइनली अब मेरे पास और कोई हथियार नहीं बचा था, मुझे कुछ लेनी ही थी। तो अब मैं इस डायलेमा में था कि क्या मुझे क्लास में जाना चाहिए या वीडियो कोचिंग लेनी चाहिए, जो मतलब पेन ड्राइव या डीवीडी में आती है। फिर मैं किस टीचर को सिलेक्ट करूं, तो बहुत सारी बातें, बहुत सारे लोगों के ओपिनियन, बहुत सारी चीजें अ, जानने को, समझने को मिली। फिर थोड़ा सा मैंने अपने बारे में सोचा कि मेरी पर्सनैलिटी कैसी है। मुझे जब तक किसी चीज का लॉजिक समझ में नहीं आता, अ, मैं पूरा उसमें डीपली गो थ्रू नहीं होता, मुझे वो याद नहीं होता, मैं रट कर याद नहीं कर सकता। तो मुझे ऐसे टीचर की क्लासेस लेनी थी, ऐसे प्रोफेसर की क्लासेस थी जो सब्जेक्ट का एकदम इन आउट बहुत डीप में मुझे एक्सप्लेन कर सके। और सर का सेमिनार अटेंड करने के बाद मैं सर से काफी इम्प्रेस था। मुझे लग रहा था कि हाँ, जैसे मुझे आज भी याद है, मैंने ऐसे थी 3 में जो उन्होंने ऑडिट रिस्क की एक इक्वेशन बनाकर दिखाई थी, ऑडिट रिस्क इज इक्वल टू IR इंटू CR एंड टू डी इंटू आर। DR करके। Yes. तो वो फंडा मैंने कई बार पटल से पढ़ा, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि ये कहना क्या चाह रहे थे, कि मैं कैसे निकालूंगा या डिटेक्शन रिस्क कैसे निकालूंगा, ये डिटेक्शन रिस्क इज अ रेजिडुअल रिस्क। लेकिन जब वो उन्होंने वो बनाकर समझाया तो मुझे वो फंडा समझ में आ गया। अब मैं उसके बाद जब दोबारा स्टडी मटेरियल पढ़ने बैठा तो लाइन मेरे लिए एकदम क्रिस्टल क्लियर थी। तो फिर मैंने क्योंकि सर की क्लासेस नागपुर में होती है, मैं यहाँ दिल्ली में, तो फेस टू फेस पॉसिबल नहीं था।
लेकिन उसके बाद जो एक सर का वीडियो आया था एबीसी एनालिसिस करके, हाँ। वीडियो क्लासेस, डीवीडी क्लासेस या पेन ड्राइव क्लासेस के लिए, तो मैंने देखा कि बेस्ट रहेगी वो चीज, क्योंकि हम उसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे भी फोकस कर सकते हैं, जो थोड़े से ज्यादा सेप्टिकल हैं वो लेस इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे भी फोकस कर सकते हैं, और फिर जो सी कैटेगरी टॉपिक्स है रिमेनिंग, जो इतने इम्पोर्टेंट को भी फोकस किया जा सकता है उसके जरिए। दूसरा, आने और जाने का टाइम बचेगा। यहाँ ट्रेन में इतना ट्रैफिक होता है, किसी जगह जाने में एक थोड़ा घंटा डेढ़ धीरे घंटा बोलिए, खराब हो थोड़ा जाता है। धीरे, धीरे धीरे स्पीड कम कर दीजिए सर। दिल्ली में, ओके, दिल्ली में इतना ज्यादा ट्रैफिक होता है कि कहीं आस पास जाने पे भी बहुत मतलब टाइम खराब हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए, पर्टिकुलरली जब वो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। तो मैं समझता हूँ आधा आधा घंटा भी बहुत कीमती होता है, अगर वो कहीं बच जाए तो बहुत बड़ी बात है। इसलिए फाइनली मैंने जो पेन ड्राइव क्लासेस थी वो ली। एक और मैंने देखा कि हर बार मेरी तैयारी कैसी होती थी, मैं एक महीना एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए रखता था, 1 मंथ, और हर 1 मंथ के बाद ये हो जाता था कि मेरी प्रिपरेशन एग्जैक्टली वहीं खत्म हो जाती थी जहां से मैंने लास्ट टाइम छोड़ी थी, पिछले अटेम्प्ट पर छोड़ी थी। मैं उसमें कुछ भी एड ऑन नहीं कर पाता था। तो यहाँ ये बात भी समझ आई कि मुझे थोड़ा टाइम बढ़ाना पड़ेगा, बोथ इन टर्म्स ऑफ डेज एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ आवर्स। फिर मैंने स्ट्रेटेजी बनाई कि मुझे 3 महीने चाहिए। पहला महीना फर्स्ट ग्रुप के लिए रखूं, सेकंड मंथ जो है सेकंड ग्रुप के लिए रखूं, और 1 मंथ पूरा का पूरा रिवीजन के लिए रखूं। लेकिन जब मैं प्रैक्टिकली प्रिपरेशन करने बैठा तो फर्स्ट मंथ में ही मेरी फर्स्ट ग्रुप की प्रिपरेशन नहीं हो पाई थी। और सेकंड मंथ के खत्म होने तक प्रिपरेशन और रिवीजन कंप्लीट हो पाई थी। तो मैंने सेकंड ग्रुप को लगभग स्किप कर दिया था, और जो थर्ड मंथ था, अक्टूबर का मंथ, में मैंने फर्स्ट ग्रुप की कंप्लीट रिवीजन करी थी। और देन एग्जाम दिए, और फर्स्ट ग्रुप में मेरे 261 मार्क्स आए। ऑडिट में 261? मेरे, यस सर, 261। बहुत बढ़िया। और ऑडिट में मेरे 50 मार्क्स आए। इस बार पहली बार मैं पेपर में इतना कॉन्फिडेंट था कि मैं मेंटली रेडी था कि कैसा भी पेपर आए मैं अटेम्प्ट कर सकता हूँ। लेकिन जब मैं अटेम्प्ट करके बाहर निकला था तब भी मैं बस यही सोच रहा था कि मुझे ये तो यकीन है कि 40 से 45 के आ ही जाएंगे। लेकिन जब रिजल्ट आया तो मैं बड़ा सरप्राइज हुआ कि अरे ये तो 50 आ गया, तो बहुत अच्छा हुआ, तो मोर देन एक्सपेक्टेड। और मेरे फर्स्ट ग्रुप के मार्क्स की वजह से सेकंड ग्रुप के साथ में पास हो गया। तो उसमें एग्रीगेट 185 बन रहे थे, तो फर्स्ट ग्रुप की सपोर्ट से ग्रुप्स क्लियर हो गए। ओके, तो फाइनली ये थी सीए की जर्नी मेरी। बहुत बढ़िया। तो मैं जो देखिए मैंने कहानी, आपने इनिशियल फेलियर से भी हार नहीं मानी, आपने ग्रेजुएशन के बाद शुरू किया। मैं धन्य हूं ये सुनकर। उसके बाद शुरू किया, फेलियर आपने देखे, और फिर वापस यस आप सर। लौट के आए हमेशा। दूसरा, जी। आपने जॉब छोड़ी, ये बहुत बड़ा डिसीजन लिया। आपने शॉर्ट टर्म को बाजू में रखा और आपने लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना चाहा। मैं सभी बच्चों से बोलूंगा कि शॉर्ट टर्म में जो जॉब है उसको अगर आप रख सके, सबकी फाइनेंशियल पोजीशन अलग होती है, लेकिन अगर आप जॉब को बाजू में रख सके तो सबसे बेस्ट होगा। बहुत अच्छी बात है। फिर आपने बोला कि आपने आपका नजरिया थोड़ा सा बदला। मैं फिर आपको ही आपकी यस तारीफ सर। करूंगा कि आपने समझा कि शायद क्या कमी है। कभी कभी मैं बोलता हूं कि बच्चों क्यों एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, क्लास लेकर देखो तो सबको ऐसा लगता है कमर्शियल इंटरेस्ट है, डेफिनेटली है,
लेकिन मुझे शायद पता है कि अगर मैं दिन भर सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पे काम कर रहा हूँ, 11 साल से अगर मैं बोला एक पे ही मैं काम कर रहा हूँ, तो मैं कुछ तो अच्छा लेके आऊंगा जिससे आपकी थोड़ी लाइफ बेहतर बने। तो उन्होंने क्लासेस की मदद ली और फिर उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, ये भी बहुत अच्छी बात है। आखिरी में मैं शायद इनसे मेरी बात हुई थी तो मैंने बोला था एक ही ग्रुप देना एक ही ग्रुप पे फोकस यस करो सर। आप अभी। हाँ, आपने। उन्होंने एक ग्रुप पे फोकस किया, लेकिन भगवान मेहरबान थे, 261 आए एक ग्रुप में और दूसरे में 185, 15 मार्क का सेट ऑफ मिलके आप सीए बने हो। तो भगवान भी चाहते थे, भगवान भी यस सर। आपकी मेहनत से खुश हो गए बोले आपने सीए बनना ही चाहिए। बहुत ये सारी के सारे ये जो यस सर। लर्निंग्स है ये बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी। मुझे आप बताएंगे जैसे हमारे कोर्स में बेस्ट क्या लगा आपको? आपने बोला अंडरस्टैंडिंग, कौन सा शॉर्टकट आपको अच्छा लगा और कोर्स में अच्छा क्या लगा? कोर्स, मतलब मैंने यही सोचा था कि कभी कोई पर्सन, कोई टीचर इतने कोर्स को, जिसमें इंस्टीट्यूट का स्टडी मॉड्यूल ही लगभग 2000 पेजेस के करीब का है, उसको 800 के करीब कॉन्सेप्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। तो सबसे पहली अमेजिंग चीज ये लगी। दूसरा, फिर उस वॉल्यूमिनस कोर्स में हमें लगभग 300 के करीब टॉपिक्स करने थे, जो ए कैटेगरी टॉपिक्स थे। मैंने भी काफी फोकस किया उन पर। उसका पूरा लिस्ट का प्रिंट आउट निकाला हुआ था। उनकी एग्जाम से पहले पहले ही मैं 3 बार रिवीजन कर चुका था। और जो एग्जाम हॉलीडे थे, मंडे का हॉलीडे रहता है जो पेपर से पहले, तो उसमें क्योंकि मेरा एसएफएम एग्जाम था, आपने फिर भी एक वीडियो बनाया था एग्जाम से पहले, जिसमें आपने रेकमेंड किया था कि जिनका एसएफएम एग्जाम है वो भी लगभग मतलब वही 20 आवर का कॉन्सेप्ट लेकर चले, लगभग हमारे पास एक एग्जाम से दूसरे एग्जाम के बीच में उस 20 घंटे में हमारी रिवीजन हो जानी चाहिए। मैंने उसका थोड़ा फायदा उठाया। एक 20 घंटे में मैं एक ब्लॉक ऑफ रिवीजन कंप्लीट कर चुका था। अगले 20 घंटे में मैंने सेकंड ब्लॉक किया। बहुत बढ़िया। मतलब लास्ट डे रिवीजन प्लान हम देते हैं, तो मैंने बोला था इसको एसएफएम में जिनको छुट्टी है वो फॉलो करे, तो आपने 2 बार रिवाइज किया, कमाल है। मतलब आपने यस सर। ऑडिट के पे जो गैप था, उस आपको एसएफएम की छुट्टी थी तो 2 बार रिवाइज किया। बहुत बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है। यस सर। और आप मुझे बताइए कि जो बुक से पढ़ा है वही से रिवाइज करना अच्छा होता है कि अलग से कुछ और लेना चाहिए रिवाइज करने के लिए? मतलब बच्चे ऐसा बोलते हैं कि अलग से शॉर्ट नोट्स होने चाहिए रिवीजन करने के लिए। आपने बनाए भी थे आपके नोट्स? नहीं, मैंने एक्चुअली जो क्लासेस के साथ जो नोट्स आई थी, 2 बुक्स आई थी, हम्म। मैंने उन्हीं में से रीड करता था और हाइलाइटर से हाईलाइट कर लेता था जो मुझे ओके। ठीक लगता था। बाकी बुक्स काफी समराइज थी और बहुत कम जगह मुझे हाइलाइटर की जरूरत पड़ी। उनमें ऑलरेडी ही मतलब टू द पॉइंट लिखा हुआ था। इंपॉर्टेंट चीजें सारी पहले बोल्ड में थी। मैंने उसका जो बनाई हुई थी एग्जाम के लिए एक कि कैसे रिवीजन करें, उसका भरपूर यूज किया। बुक्स में पहले ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑलरेडी क्या कहते हैं बोल्ड में थे, और बहुत सारे नेमोनिक्स थे, शॉर्टकट टेक्निक्स थी। मुझे सबसे ज्यादा अच्छा वो जो पिक्चर चार्ट था टैक्स ऑडिट का, के क्लॉजेस का, वो लगा, क्योंकि ओके, किसी टैक्स तरह ऑडिट का मैंने शॉर्टकट। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। यस सर। वो पिक्चर एक एक क्लॉज माइंड में छप गया था। मैं कभी भी उन 40 क्लॉजेस को याद नहीं कर पा रहा था। किसी हर एग्जाम में मैं उस क्वेश्चन को छोड़कर ही आता था, क्योंकि क्लॉजेस याद नहीं हो पाते थे। याद नहीं आता था कि कितना क्लॉज नंबर है। कई बार उनके अंदर का कंटेंट याद नहीं आता था, वो इतने ज्यादा डिटेल्ड थे। लेकिन जो पिक्चर इमेज रिकॉग्निशन टेक्निक जो आपने बताई थी, उससे वो एकदम बहुत अच्छे मेमोराइज हो गए थे। ओके। आप इमेज रिकॉग्निशन टेक्निक आपको बहुत अच्छी लगी। मैं आपको बोलूंगा कि यस सभी सर। बच्चों को आप क्या बोलना चाहेंगे? जैसे मैंने आपको बताया, एक स्टूडेंट है बलविंदर, वो फेस कर रहा है प्रॉब्लम, चंडीगढ़ से है, वो भी जॉब करता है। मुझे ऐसा लगा कि आपकी कहानी सुनकर बहुत लोग इंस्पायर होंगे
क्या बोलना चाहेंगे आप कि कौन सी सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको जो कंटिन्यू करते रहे आप और आपने करके दिखाया, सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या बोलेंगे सबको? मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज जो मुझे लगता है, एक आपके पास कंसिस्टेंट हार्ड वर्क विदाउट फीलिंग डिफीटेड और फेलियर, continuous hard work is very much required. कंटिन्यूअस हार्ड वर्क। और बोल। यस सर, और सेकंड थिंग इसके साथ जो आ जाती है वो ये है कि हमें अपने आप को एक ब्लैक बॉक्स नहीं बना देना चाहिए कि यस, वट एवर आई एम फीलिंग इज परफेक्ट, वट एवर इज माई अप्रोच इज परफेक्ट। हमें इस मिसकंसेप्शन से थोड़ा बाहर आकर ये सोचना चाहिए कि क्या कमियां हो सकती हैं मेरे एफर्ट्स में, मेरी स्ट्रेटेजी में, जिसे मुझे बदलने की जरूरत है। ओके, ये बहुत बड़ी बात है कि आप ऐसा मानते हो और आपने खुद के अंदर ये चेंज लाया। तो मैं सब बच्चे ये देख रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये उसको इंक्लूड करें। धर्मजीत, यू आर ट्रूली ए इंस्पिरेशन फॉर एवरीवन। आप बहुत बड़े इंस्पिरेशन हैं, करेक्ट। आई विश कि आपको बहुत सक्सेस मिले। और मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगा, सीए के जर्नी में हर फेलियर आपके अंदर कोई ना कोई चेंज लाता है। ये सारे आपने जो सीखा है जी आज कल में कभी लिख कर रखिए जो आपने सीखा, और लाइफ लॉन्ग इसको कैरी फॉरवर्ड करिए। तो लाइफ में ऐसा ही सक्सेस हर बार लगातार आपको मिलता रहेगा, करेक्ट। यस अगेन बहुत बहुत आपको बधाई। बिल्कुल बोलिए, आपको कुछ बोलना है, बोलिए। सर, वन पॉइंट आई मिस्ड, जो शायद मैंने पहले के अटेम्प्ट्स में भी मिस करा था, वो एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज मैं और अपने अंदर लेकर आया। मैंने कभी मॉक टेस्ट पेपर प्रिपेयर नहीं करे थे। हाँ हाँ हाँ, करेक्ट। तो अब मॉक टेस्ट में मेरे सामने दो चॉइस थी। एक, और भी जो होते हैं, सी इंस्टीट्यूट भी ऑर्गेनाइज करता है और भी ऑर्गेनाइज करते हैं, पर मैं कुछ ऐसा चाहता था जिसमें जो हमारी आंसर शीट है मॉक टेस्ट की, उसका एकदम ए टू जेड पूरा डीप एनालिसिस हो। हमें कुछ कंक्रीट पता लगे कि एग्जैक्ट आपकी इस टॉपिक में प्रॉब्लम है, आप इस टॉपिक में यहाँ स्टैंड करते हो और आपको इस तरह से इसमें सुधार करने की जरूरत है। मतलब बोथ प्रॉब्लम्स एज वेल एज recommendations फॉर सॉल्यूशन। तो वैसा जब मैंने शिखर टेस्ट सीरीज के बारे में पढ़ा, जो वीडियो बनाया था आपने, उसको रेफर किया, तो मुझे समझ में आया कि मुझे जरूर देने चाहिए। एक और जो यूनिक बात लगी मुझे उसमें, कि हमारे ऊपर एक साथ बर्डन नहीं आ रहा। 50 मार्क्स का, सॉरी 50% सिलेबस का 100 मार्क्स का एक टेस्ट, देन अगेन रिमेनिंग सिलेबस के लिए 50% पोर्शन का 100 मार्क्स का एक और टेस्ट। फिर वो जो टेस्ट क्वेश्चंस थे, पूरा हमारा जो सीए का एग्जाम सिस्टम होता है, क्वेश्चन पेपर, प्रैक्टिकल क्वेश्चन पेपर को ध्यान में रखते थे कि प्रैक्टिस मैनुअल के क्वेश्चंस भी हैं, कुछ एक तो अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी है, कुछ स्टडी मटेरियल्स भी दिए हुए हैं। उसने मुझे बहुत ज्यादा हेल्प किया। मैं एक और मिसकंसेप्शन में था, मुझे लगता था कि हाँ मेरी रिवीजन बहुत अच्छी हो गई है, अब तो मैंने कोचिंग भी ले ली है, तो अब तो मैं बड़े आसानी से कर लूंगा चीजों को। लेकिन जब वो मॉक टेस्ट दिया मैंने, पहले मॉक टेस्ट में मैं फेल हो गया था, उसमें भी नहीं आ रहे थे मार्क्स, लेकिन जो उसके साथ एनालिसिस शीट थी, उसने मुझे सोचने पर मजबूर किया कि मुझे लगता था कि मेरी प्रैक्टिस में अच्छी है, पर नहीं है। मुझे लगता था कि प्रोफेशनल इथिक्स भी बहुत आसान टॉपिक है, बहुत अच्छा, बहुत स्ट्रांगली प्रिपेयर्ड है मेरा, पर एक्चुअली वो नहीं था। मैंने क्लॉज 5 की जगह क्लॉज 6 लिख दिया था, क्लॉज 6 की जगह क्लॉज 5 लिख दिया था जब मैं आंसर दे रहा था। तो जो स्टडी मटेरियल में क्लियर कट जो कैटेगराइजेशन था कि भाई ये चीजें क्लॉज 5 में आएंगी स्ट्रिक्टली, ये 6 में आएंगी, और प्रैक्टिस मैनुअल की जो पीएम एनालिसिस फाइल थी, प्रैक्टिस मैनुअल को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प मिली। तो जो इजी टॉपिक थे, जो हमें लगता था कि हाँ ये टॉपिक में मुझे
आता है, एक्चुअली उसमें भी बहुत प्रॉब्लम्स थी, बहुत वीकनेसेस निकली। सिमिलरली पीएम का मुझे लगता था मेरी अच्छी रिवीजन है, वहाँ पे भी कमियां निकली थी, और ज्यादा रिवीजन की जरूरत थी मुझे महसूस हुआ। तो पीएम एनालिसिस के जरिए मैं उसको एग्जाम से पहले 3 बार पीएम को भी मैं रिवाइज कर पाया। मैं इससे ये समझा कि टेस्ट सीरीज, मैं आपको बताता हूँ, यस सर। मैंने मेरे टीम को इतना डिटेल में पेपर चेक करवाया है, एक एक लाइन पढ़वाई है, तो मुझसे परेशान हो गए थे वो लोग, बोले क्या करवा रहे हो हमसे। यस सर। लेकिन मुझे बड़ी खुशी है यस सर। कि उसके रिजल्ट आपको मिले और आपने उसका पूरा फायदा उठाया। और एक एक जो एनालिसिस है, आज ये वीडियो में मेरी टीम को बताऊंगा, उनको भी बोलूंगा कि जो एक एक लाइन हमने करवाई आपसे, उसका बेनिफिट बच्चों को सही में मिला। यस सर। इस बार भी वो टेस्ट सीरीज है, इस बार 4 पार्ट में डिवाइडेड है। और सही में चार्ट अकाउंटेंट लोगों ने पेपर चेक किया, लेकिन उन्होंने बोला सर हमको अब थोड़े पैसे ज्यादा लगेंगे कि हमको रेमुनरेशन ज्यादा देना पड़ेगा। लेकिन हमने उसकी वजह से थोड़ा बढ़ा करके, बट आई एम वेरी हैप्पी कि आपको उसका फायदा मिला। धर्मजीत, थैंक यू वेरी वेरी मच। आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, यस और सर। मुझे पूरी उम्मीद है कि बच्चों को भी बहुत बहुत इसमें मजा आएगा।